नमस्कार। आज इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं की पुस्तक आरोह भाग 2 की कविता के बहाने पढ़ेंगे और इस कविता के जो रचनाकार हैं वो है कुंवर नारायण जी। तो सबसे पहले हम इस कविता में यही जानेंगे कि यह जो कविता है कवि के काव्य संग्रह इन दिनों से ली गई है और इस कविता में कवि ने बताया है कि आज का समय कविता के अस्तित्व को लेकर आशंकित है, यानी उस पर खतरा बना हुआ है। और इसमें हम यही जानेंगे जो कविता की शक्ति है उस पर इस कवि ने यहाँ पर प्रकाश डाला है और कविता के अस्तित्व पर यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण सवाल उन्होंने यहाँ उठाए हैं और इन महत्वपूर्ण सवालों के लिए उन्होंने चिड़िया, फूल, इन सब से कविता की जो है तुलना की है। तो अब आइए अब हम बिना किसी देरी के इस कविता की ओर बढ़ते हैं। और कविता की ओर बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगी छात्रों कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट, शेयर तो ज़रूर कीजिए ही। आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट के थ्रू मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा और अगर आपको लगता है कि मुझे इन वीडियोज़ के साथ MCQs भी डालने चाहिए तो आप मुझे जल्द से जल्द बताइए ताकि मैं MCQs भी अपलोड करने शुरू कर दूँ। तो आइए अब हम कविता की व्याख्या की ओर बढ़ते हैं और कविता की व्याख्या की ओर बढ़ने से पहले सबसे पहले हम इसके प्रसंग को जानेंगे कि किस तरीके से इसका प्रसंग लिखेंगे जो हर पद के लिए आवश्यक है। एक जनरल सा प्रसंग हम देख लेते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियाँ कवि कुंवर नारायण द्वारा रचित कविता के बहाने से अवतरित है। यह कविता एक यात्रा है जो चिड़िया, फूल से लेकर बच्चे तक की है और यहाँ कवि चिड़िया का बहाना लेता है, यानी जैसा मैंने बताया कि किस तरीके से वो तुलना करके हमें यहाँ समझाना चाह रहा है कि कविता एक्चुअल में है क्या, कविता का महत्व क्या है। सब पहला पद जो है वो इस प्रकार है कि कविता एक उड़ान है। भाषा अत्यंत सरल है, ऐसा नहीं है ब्रज है, अवधि भाषा का प्रयोग है, बहुत ईजी है, आपको बस भावार्थ समझना है। एक बार भावार्थ क्लियर हो गया तो आप कविता की पंक्तियाँ पढ़कर ही इसको अच्छे से समझ जाएंगे। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। अब यहाँ जो कवि है उसने कविता की जो तुलना है ना चिड़िया की उड़ान से की है कि कविता की उड़ान भी चिड़िया की उड़ान की तरह ही है कि कविता भी जो है उड़ान भरती है। चिड़िया तो उड़ान भरती है आकाश को छूने के लिए, लेकिन जो कविता होती है वो भी उड़ान भरती है, लेकिन सिर्फ इतना है कि चिड़िया की उड़ान एक सीमा तक होती है, ठीक है, यानी चिड़िया की उड़ान सीमित होती है, उसका एक दायरा होता है, मगर कवि की भावनाओं व कल्पनाओं की उड़ान असीमित होती है। यानी जो चिड़िया की उड़ान होती है उसका एक दायरा होता है, एक लिमिटेशन होती है कि वो किस रेंज तक उड़ सकती है, कितनी दूर तक उड़ सकती है, कितनी देर तक उड़ सकती है। लेकिन कविता का कोई दायरा सीमित नहीं है। जब कवि कविता लिखता है तो उसकी कल्पनाएं, उसकी जो भावनाएं हैं, जो विचार हैं, उनका कोई रोक नहीं लगा सकता, उन पर कोई पाबंदी नहीं होती है, वो सीमित होती है। कभी अपनी कल्पनाओं के सहारे देश और काल की सीमाओं के परे उड़ सकता है। जैसे कविताएं होती हैं आप देखते हो उसमें ऐसी ऐसी साइंस फिक्शन चीज़ें भी होती हैं या प्रकृति के बारे में बात की जा रही होती है, तो ऐसी ऐसी बातें भी उसमें होती हैं जो आप किसी देश और किसी सीमा के परे भी वो होती है, किसी काल के परे भी वो आपकी कविताएं होती हैं। यानी कविता की उड़ान भले चिड़िया क्या जाने, और जो कविता की उड़ान है वो चिड़िया नहीं जान सकती क्योंकि चिड़िया का दायरा जो होता है सीमित होता है, ठीक है। और कविता बाहर भी उड़ सकती है, भीतर भी उड़ सकती है, यानी कविता का कोई दायरा नहीं है, किसी देश के अंदर भी और किसी देश के बाहर और काल के समय के बाहर भी। इस घर उस घर कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। और चिड़िया जैसे हम बात कर रहे हैं इसका भावार्थ यही है, मेन चिड़िया का दायरा सीमित है, लेकिन कविता जो होती है उनके विचारों का, जो कवि के विचार होते हैं, जो भाव होते हैं, उनका कोई दायरा नहीं होता। चिड़िया घर के आंगन, छत, पेड़ की डाली और आसमान में थोड़ी दूर तक उड़ सकती है, लेकिन कविता कल्पनाओं के पंख लगाकर न जाने कहाँ कहाँ तक जा सकती है, क्योंकि कविता की उड़ान बहुत व्यापक होती है। आगे इसलिए कवि जो है वो कहते हैं कि चिड़िया कविता की इस उड़ान को नहीं जान सकती क्योंकि कविता कल्पनाओं के पंख लगाकर दूर तक उड़ान भर सकती है। उनकी उड़ान चिड़िया की भांति सीमित ना होकर व्यापक होती है। इसका मेन यही है, चिड़िया की उड़ान सीमित होती है और कविताएं अपने पंख लगाकर कहीं भी आ जा सकती है, उसको कोई दायरा उसका सीमित नहीं होता। इसकी भाषा इसके विशेष को देख लेते हैं कि कविता में साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। भाषा जो है सरल है, प्रवाह युक्त है, कविता छंद मुक्त है मगर तुकांत है, यानी यह कविता गेय नहीं है, गाई नहीं जा सकती, अर्थात कविता में गीतात्मकता नहीं है। बाहर भीतर इस घर उस घर में र वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है और चिड़िया क्या जाने में प्रश्न अलंकार है। आशा करती हूँ पहला पद आपको क्लियर होगा। दूसरे पद की ओर हम बढ़ते हैं। दूसरी पंक्तियां हैं कि कविता एक खिलना है फूलों के बहाने,
कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। अभी तक चिड़िया की बात हो रही थी, कविता की तुलना चिड़िया से की जा रही थी, अब फूल से की जा रही है कि बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। तो इन पंक्तियों में कविता भी ठीक उसी प्रकार खिलती महकती है जिस प्रकार जो है फूल खिलता है, महकता है और चारों ओर अपनी सुगंध बिखेरता है। और यहाँ कविता की तुलना फूल से की जा रही है, लेकिन फूल का भी एक दायरा होता है, फूल भी खराब होता है, फूल भी मुरझाता है, फूल की भी सुगंध खत्म होती है, लेकिन कविता की जो सुगंध महक होती है वो असीमित होती है। फूलों का खिलना महकना भी एक निश्चित समय के लिए ही होता है, क्योंकि कुछ समय के बाद वो मुरझा जाते हैं। ठीक है, तो फूल क्या जाने, बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाए। लेकिन जो कविता के भावों का प्रभाव चिरस्थायी होता है और जो सदैव लोगों को प्रभावित करता है, तो वो फूल में ये क्वालिटी नहीं होती। इसलिए कवि कहते हैं कि कविता के खिलने का अर्थ फूल नहीं समझ सकता, क्योंकि फूल घर आंगन बाग बगीचों में खिलते हैं, महकते हैं और चारों ओर अपनी सुगंध बिखेरते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद मुरझा जाते हैं, यानी उनका खिलना महकना भी थोड़े समय के लिए ही होता है। लेकिन जब एक कविता लिखी जाती है तो वह अपने भावों की महक से हमेशा लोगों के दिलों में महकती रहती है, फिर वो कभी नहीं मुरझाती है। यानी कविता का भाव स्थिर चिरस्थायी होता है, जो बिना मुरझाए अपनी खुशबू बिखेरता रहता है और कविता में सदैव ताजगी बनाए रखता है। तो इस तरीके से जो फूल क्या जाने कविता क्या होती है। आशा करती हूँ दूसरा पद भी आसानी से समझ आ गया होगा। पहले में इसका चिड़िया से कंपैरिजन किया गया तो चिड़िया का एक सीमित दायरा है, दूसरे में फूल से कंपैरिजन किया गया तो फूल भी कुछ समय के लिए खिलते और सुगंध फैलाते हैं। तो अब इसका विशेष देख लेते हैं कि भला फूल में ल वर्ण की आवृत्ति और बाहर भीतर इस घर उस घर में र वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। फूल क्या जाने में प्रश्न अलंकार है। कविता में साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। भाषा सरल है, प्रवाह युक्त है, कविता छंद मुक्त है मगर तुकांत है। यह कविता गे नहीं है, अर्थात कविता में गीतात्मकता नहीं है। अब अगली पंक्तियों में क्या किया गया है कि बच्चों के खेलों से उसकी तुलना की गई है कि कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर सब घर कर देने के माने, बच्चा ही जाने। और यहाँ पर जो है कवि ने बच्चों व उनके खेल की समानता कविता से की है, यानी इनमें सिमिलैरिटी दिखा दी है कि कवि कहते हैं कि जिस प्रकार खिलौनों से खेलते वक्त बच्चों की कल्पनाएं व सपने असीमित होते हैं, यानी जब चिड़िया से और फूल से उसकी कल्पना की तो कविता उन दोनों के समान नहीं प्रतीत हुई, कुछ ना कुछ डिफरेंस प्रतीत हुआ, यानी उनके कुछ लिमिटेशंस होती हैं, सीमाएं होती हैं, लेकिन कविता की नहीं होती। लेकिन जब बच्चों के खेल से तुलना की है तो यहाँ पर उनमें समानताएं दिखाई देती है, क्योंकि जिस प्रकार बच्चों के खिलौने और बच्चों के खेलते वक्त जो इमेजिनेशन चलती है, वो जो सपने होते हैं वो असीमित होते हैं। ठीक उसी प्रकार कवि की कल्पनाओं की भी कोई सीमा नहीं होती। कवि शब्दों के खिलौनों से खेल कर अपनी कल्पनाओं के सहारे उड़ान भरता है और सारे बंधनों को तोड़ देता है। तो यहाँ ये सिमिलैरिटी दिखाई और अंत में कहा भी है कि बच्चा ही जाने। कवि आगे कहते हैं कि जिस प्रकार बच्चे खेलते समय अपने पराये का भेद भूलकर किसी भी घर में चले जाते हैं, यानी उस वक्त उनके मन में तेरा मेरा अपना प्यारा का कोई भेद नहीं रहता, वो सभी घरों में एक समान भाव से प्रेम पूर्वक चले जाते हैं, इस तरह वो सबको एक कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार कविता भी किसी प्रकार की सीमाओं को नहीं जानती। जैसे बच्चे होते हैं ना, पेरेंट्स के कितने मना करने के बाद इसके घर नहीं जाना, उसके घर नहीं जाना, किसी अनजान से नहीं बात करनी, लेकिन बच्चे ही होते हैं, उनको नई चीज़ें ये अजीब लगती हैं। ठीक है, तो वह भी सभी को अपने भावों से समान रूप से कविता जो है प्रभावित करती है। वो भेदभाव नहीं करती किसको ज़्यादा अफेक्ट करना है, किसको कम अफेक्ट करना है, वो समान रूप से सबको इफेक्ट करती है। इसलिए कवि बच्चों और कविता की तुलना कर दोनों को एक समान बताते हैं, क्योंकि दोनों की कल्पनाएं सीमित होती हैं और दोनों ही अपने पराये का भेद नहीं जानते हैं। इसके विशेष देख लेते हैं कि बच्चों के बहाने में ब वर्ण की आवृत्ति, बाहर भीतर यह घर वह घर में र वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। कविता को बच्चों के समान बताया गया है, यहाँ मानवीकरण अलंकार है। कविता में साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। भाषा सरल है, प्रवाह युक्त है, कविता छंद मुक्त है मगर तुकांत है। यह कविता गे नहीं है, अर्थात कविता में गीतात्मकता नहीं है। तो इस तरीके से ये कविता यहाँ समाप्त होती है। आशा करती हूँ आपको कविता बहुत आसानी से समझ आई होगी। अब हम कुछ MCQs भी डिस्कस कर लेते हैं, जिससे क्या होगा आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जिसमें पहला है कविता के बहाने कविता के रचनाकार हैं। आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। सबसे पहले तो आप छात्र कोशिश किया कीजिए कि आंसर को देखे बिना ही अपने जो है
क्वेश्चन को सॉल्व किया कीजिए। इससे क्या होता है कि आपको क्लियर हो जाता है कि इसका आंसर क्या है। और अगर आपको कोई कमेंट में या कोई ऐसा क्वेश्चन लगता है जो आपको लगता है कि इसमें रह गया है, स्किप हो गया है या इससे एक और क्वेश्चन बन सकता था तो प्लीज़ कमेंट में जाकर ज़रूर बताएं। और ज़्यादा से ज़्यादा खुद से इनको प्रैक्टिस किया कीजिए, उसके बाद आप आंसर किया कीजिए। तो पहला है कविता के बहाने कविता के रचनाकार है, तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कुंवर सिंह, कुंवर प्रसाद, कुंवर प्रकाश और कुंवर नारायण। तो इसके जो रचनाकार हैं वो कुंवर नारायण जी हैं। मैं ऑप्शंस आपसे शेयर नहीं करूंगी क्योंकि ऑप्शन आपको दिख ही रहे हैं स्क्रीन पे। मैं सिर्फ आंसर डिस्कस करूंगी। आप खुद भी मेरे बोलने से पहले, आंसर को बोलने से पहले आप खुद भी इनको सॉल्व कीजिए वीडियो को पॉज करके। कविता किसके बहाने एक उड़ान है? तो कविता जो है चिड़िया के बहाने एक उड़ान है, जैसे कि कविता में बार बार कहा गया है। अगला है कविता फूलों के बहाने क्या है? तो कविता में जो फूलों का बहाना है वो क्या है? खिलना। फूलों का क्या काम है? खिलना। कविता किसके बहाने खेल रही थी? कविता बच्चों के बहाने खेल रही थी। सब घर एक घर देने का आशय क्या है? किसी तरह का भेदभाव नहीं रहना। जैसे कि ये बच्चों की हम बात कर रहे थे, किसी तरह का भेदभाव नहीं रखते। कविता की उड़ान को कौन नहीं जान सकता? तो कविता की उड़ान को कौन नहीं जान सकता? चिड़िया नहीं जान सकती। कविता के पंख लगा उड़ने से तात्पर्य है कल्पना करना, यानी जो कवि होता है वो कविता लिखते समय कल्पनाएं करता है। फूल कविता से कम प्रभावशाली किस प्रकार है? तो फूल इसलिए कम प्रभावशाली है क्योंकि फूल जो है मुरझा जाते हैं, लेकिन कविता कभी नहीं मुरझाती। कविता के बहाने कविता में किसके अस्तित्व पर विचार किया गया है? तो जैसा कि शुरू में बताया था, कविता के अस्तित्व पर विचार किया गया है। किसकी उड़ान देश काल और परिस्थिति से बाहर संभव है? तो किसकी? कविता की। कविता और चिड़िया में किस गुण की समानता है? दोनों ही उड़ान भर सकते हैं, लेकिन चिड़िया समानता सेम है, लेकिन चिड़िया का दायरा सीमित है, लेकिन कविता का कोई दायरा नहीं होता। फूल की अंतिम परिणति क्या होती है? फूल जो होता है अंत में मुरझा जाता है। चिड़िया अपने पंखों के सहारे उड़ती है और कविता किसके सहारे उड़ती है? कविता कल्पना के सहारे उड़ती है। बिना मुरझाए कौन महकता है? बिना मुरझाए कविता महकती है, क्योंकि फूल जो है मुरझा जाते हैं, बाग मुरझा जाता है, गुलदस्ता मुरझा जाता है, लेकिन कविता नहीं मुरझाती। कविता बिना मुरझाए सदियों तक महकती रहती है। इसका क्या आशय है कि कविता, इसके जो ऑप्शन है तीनों ABC तीनों ही है, क्योंकि कविता जो है कालजयी होती है, कविता का प्रभाव सदियों तक बना रहता है, कवि का सौंदर्य कभी समाप्त नहीं होता है। कविता के बहाने कविता में कवि की भाषा शैली कैसी है? तो जैसा कि हम पढ़ते ही समझ गए हैं, सहज है, सरल है। तो इस तरीके से MCQs भी हम कुछ डिस्कस कर चुके हैं। इनके अलावा छात्रों, अगर आपको लगता है कि कुछ और भी MCQs हम यहाँ डिस्कस कर सकते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताइए। मैं आपको ज़्यादा जोर इसलिए दे रही हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स हो और मेरी वीडियो बूस्ट हो, मुझे और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिले आगे और भी ऐसी ही क्लासेस की वीडियोज़ अपलोड करने के लिए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट व शेयर ज़रूर कीजिए और आगे और भी नोटिफिकेशंस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।